गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज हम बायोलॉजी के अंदर बच्चों की डिमांड पर, स्टूडेंट की डिमांड पर बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने इससे पहले 11th क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी टॉपिक का डिस्कशन किया था। सेल बायोलॉजी को लेकर के मेरे काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी कि सेकंड चैप्टर जो है सर एक बार अपलोड करें ताकि उनके क्लास में रिवीजन हो जाए जो भी पढ़ाया है। तो आप सब स्टूडेंट की वजह से ही मैंने 12th क्लास के अंदर चैप्टर 4 जेनेटिक्स और 11th क्लास के अंदर चैप्टर 2 किंगडम सिस्टम शुरू किया, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया है। इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअल में जो है एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को लेकर के है कि धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो उसको लेकर के ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक पर्टिकुलरली क्लासीफाई कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक जगह पर क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक नाम पढ़ा था जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। पहले चैप्टर में हमने एक नाम पढ़ा था जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी की अगर बात करें तो मैंने क्लास में भी बताया था कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरी से पहचानते हैं, 3 कैटेगरी से उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, जिसको हम कहते हैं पहचान, हिंदी में इसको कहते हैं पहचान। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, और उसके बाद में फिर होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें सही से पहचानना है, सही से उसको क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए 3 ब्रॉड कैटेगरी होती है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी का नाम है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। यानी आप जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज एनिमल और प्लांट और माइक्रोब्स। ठीक है, आप उसको पहचानोगे। उसके बाद पहचानने के बाद उसका नामकरण करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे। नामकरण यानी अगर वो एनिमल है तो उसका क्या साइंटिफिक नेम होगा, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के आधार पर। अगर वो प्लांट्स है तो उसका क्या नाम होगा, वी विल नोमेनक्लेट द एनिमल्स और प्लांट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक सिस्टम। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, किसी एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे कि उसको कौन से किंगडम में रखा जाएगा, कौन से वर्ग में रखा जाएगा, क्लास में, कौन से ऑर्डर में यानी गण में रखा जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिवली टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जिसको वर्गीकी कहते हैं, जिनके बारे में लिनियस ने, एरिस्टोटल ने, डी कंडोले ने अलग अलग तरह से बताया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें ढंग से कैटेगरी में रखना है तो उसके लिए 3 बेसिस जरूरी है। आप उसका आइडेंटिफिकेशन करो, आप उसका नोमेनक्लेचर करो और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करो। ये तीनों कैटेगरी जो है वो अलग अलग होती है। अब इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो है कैटेगरी होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको क्लासीफाई करने के लिए कुछ कैटेगरीज होती है। ठीक है, और वो कैटेगरी 2 टाइप से होती है, एक तो ओरिजिनल कैटेगरी और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं सब कैटेगरी। ओरिजिनल कैटेगरी को हिंदी में कहेंगे श्रेणी। ठीक है, 2 टाइप की श्रेणी होती है, एक ओरिजिनल श्रेणी होती है और एक उप श्रेणी होती है। 2 टाइप की कैटेगरी होती है। यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग मैंगो, हम मैंगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, आम की बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है आम, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं मैंगो। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या कहती है, टैक्सोनॉमी ये कहती है कि आप मैंगो को 3 कैटेगरी से उसको डिवाइड करो।
यानी 3 कैटेगरी के आधार पर उसको जो है प्लांट्स की कैटेगरी में रखो। पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि ये प्लांट है या एनिमल है। प्लांट्स है तो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स क्या है, उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई करो जितना कर सकते हो। उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम दो जिसको हमने नाम दिया नॉमेनक्लेचर, और फाइनली उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई का मतलब उसको कैटेगरी में रखो। कैटेगरी दो टाइप की होती है, एक ओरिजिनल कैटेगरी और एक सब कैटेगरी। अगर हम ओरिजिनल कैटेगरी की बात करें तो ओरिजिनल कैटेगरी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओरिजिनल कैटेगरी के नाम, ठीक है। ओरिजिनल कैटेगरी, अगर हम ओरिजिनल कैटेगरी की बात करें तो इनकी संख्या टोटल होती है 7। कितनी होती है? 7। जैसा कि हमने क्लास में पढ़ाया था, इनकी संख्या टोटल 7 होती है, जिसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम जिसको हम क्या नाम देते हैं? जगत, हिंदी में कहते हैं जगत। उसके बाद में आता है फाइलम। फाइलम जिसको हिंदी में कहते हैं संघ, या इसको एक और नाम से जानते हैं डिवीजन यानी प्रभाग। क्या नाम देंगे? प्रभाग। संघ या प्रभाग के नाम से जानते हैं। फाइलम के बाद में फिर बात करते हैं क्लास यानी वर्ग, फिर बात करते हैं ऑर्डर यानी गण, उसके बाद बात करते हैं फैमिली यानी कुल, उसके बाद करते हैं जीनस यानी वंश, और फाइनली हम बात करते हैं स्पीसीज यानी जाति। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो उसके लिए टोटल 7 स्पेशल कैटेगरी की जरूरत होती है, ठीक है, जिसमें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये जो 7 कैटेगरी है इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। इनके बिना किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे आम की बात करें, हम बात करते हैं मैंगो को लेकर के, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, फिलहाल हम मैंगो को ले रहे हैं। अब अगर हम मैंगो की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि मैंगो का किंगडम कौन सा है। तो हमने कहा कि मैंगो जो है एक आम है, और इस आम का किंगडम जो है, आम एक प्लांट होता है तो इसका मैंगो, सॉरी आम नहीं, मैंगो एक प्लांट है, आम नहीं प्लांट है, और प्लांट को जिस किंगडम में रखते हैं, जिस जगत में रखते हैं, उसका नाम क्या है? प्लांटिंग। तो इसके लिए हमने एक कैटेगरी रखी कि आम को यानी मैंगो को हम जिस किंगडम में रखेंगे, किंगडम टोटल कितने होते हैं? 5। मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी तक इतना ध्यान रखना है कि किंगडम टोटल 5 होते हैं। तो आपने आम को यानी मैंगो को कौन से किंगडम में रखा? प्लांटिंग किंगडम में। किंगडम के बाद नेक्स्ट आता है फाइलम और डिविजन्स। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है और डिवीजन किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फाइलम और प्लांट्स की अगर फाइलम की अगर बात करें या डिविजन्स की बात करें, तो इनका जो डिविजन्स होता है वो एक्चुअल में, अब अपने को पता है कि आम जो है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो है फल बनता है, जिसमें फूल बनते हैं, जिसमें बीज बनते हैं। बीज बनने की वजह से इसको स्पर्मेटोफाइटा में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है कि बीज बनाने वाले पादप। तो आम जो है बीज बनाने वाला पादप है, इसलिए हम इसको एक डिवीजन में रखते हैं। उस डिवीजन का नाम क्या है? स्पर्मेटोफाइटा, जो कि एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। यानी कुल मिलाकर के हम इसको एंजियोस्पर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? एंजियोस्पर्म। तो स्पर्मेटोफाइटा जो नाम है, उसमें स्पर्मेटोफाइटा में दो एनिमल्स, दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, दो प्लांट्स आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो हमने इसको क्या माना है? एंजियोस्पर्म। उसके बाद में बात करते हैं क्लास की। तो क्लास की बात करें तो देखो, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी अगर क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उनमें दो टाइप की क्लास होती है ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से। एक वो क्लास जिसके बीज के अंदर, भ्रूण के अंदर एक बीज पत्र है, यानी जिनके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडन्स है, उसको कहते हैं मोनोकोट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके सीड के एम्ब्रियो के अंदर दो कॉट्स होते हैं, यानी दो कोटिलिडन्स होते हैं, उसको कहते हैं डाइकोट। तो उस हिसाब से एंजियोस्पर्म में दो क्लास होती है, एक मोनोकोटिलिडनी और एक डाइकोटिलिडनी। अब जो आम होता है, आम अपने आप में एक डाइकोट प्लांट है, यानी इसके बीज जो है उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, इसलिए इसकी क्लास का नाम क्या हो गया? डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी नाम के जो है क्लास हो गई। ठीक है, उसके बाद में फिर बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, प्लांट्स के अंदर जब भी हम गण लिखते हैं, तो हमेशा लास्ट में एलिस नाम आएगा, ALES। तो उस हिसाब से इसकी क्लास का नाम क्या हो गया? सेपिनडेलिस। इसकी जो क्लास नहीं, इसकी जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का नाम क्या हो गया? सेपिनडेलिस। अब देखो सेपिनडेलिस में लास्ट में क्या नाम आया? एलिस। तो जब भी प्लांट्स को आप ऑर्डर में कैटेगराइज करो, तो हमेशा पीछे एलिस नाम आना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में आती है फैमिली। फैमिली के अंदर एक नियम है कि फैमिली में हमेशा पीछे नाम आएगा एसी। एसी का मतलब ACEAE, ऐसी नाम आएगा। तो जो मैंगो है उसकी फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी, ठीक है। तो देखो ये पीछे नाम आया ACEAE। एसी नाम जब भी आ जाए इट मीन्स बात किसकी हो रही है, फैमिली की हो रही है। फैमिली के बाद में जीनस, तो आपको पता ही है कि मैंगो जो है उसके जीनस का नाम क्या है, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा। और उसके बाद स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज जो है मैंगो का वो है इंडिका। बहुत सारी स्पीसीज होती है लेकिन उनमें से वन ऑफ द स्पीसीज जो है जो भारतीय आम की है वो कौन सी है, इंडिका। तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन बताया, किसका बताया, मैंगो का, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमने मैंगो का क्लासिफिकेशन किया है वैसे धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर किंगडम के बारे में, ठीक है, कि किंगडम क्या चीज़ होती है। किंगडम के बारे में बात, वैसे तो पहले चैप्टर में हमने किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है यूट्यूब के अंदर, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए एक बार किंगडम सिस्टम की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का आज का हमारा हेडिंग ही जो है किंगडम सिस्टम है, तो किंगडम सिस्टम को लेकर के बात करते हैं। तो अब इस पूरे बेसिस के आधार पर हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है किंगडम सिस्टम, जो इस चैप्टर का मेन हेडिंग भी है, किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम को हिंदी में कहते हैं जगत प्रणाली, ठीक है। यानी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको कौन कौन से किंगडम में रखा गया उसको कहते हैं जगत प्रणाली। तो देखो अर्थ पे सबसे पहले कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नॉन साइंटिफिक किंगडम सिस्टम बनाया। नॉन साइंटिफिक किंगडम सिस्टम की बात नहीं है, ये समझो एक नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बनाया। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बनाया। नॉन साइंटिफिक का मतलब उसमें कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं की, कोई किसी तरह का जो है फिजिकल फीचर्स या एनाटॉमिकल फीचर्स नहीं लिया। दे क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नॉन साइंटिफिक मेथड। यानी उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म को फूड के अंदर कैटेगरी में रखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है उसको फूड की कैटेगरी में रखो। कुछ को शेल्टर की कैटेगरी में रखो, शेल्टर का मतलब आवास, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे जो है जो अलग अलग आवास में रहते हैं उनको उस कैटेगरी में रखो। और कुछ ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लॉथ के आधार पर रखो, रोटी कपड़ा मकान, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी एक पिक्चर की तरह नाम दिख रहा है रोटी कपड़ा मकान, कि जिससे अपने को कुछ पहनावे के अंदर जिससे अपने को क्लॉथ मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, उसको उस कैटेगरी में रखो। जैसे कई प्लांट्स हैं जिससे कॉटन मिलता है, कई एनिमल है जिससे कॉटन मिलता है, तो इस तरह से जिनसे हमें कपड़े प्राप्त होते हैं उनको उस कैटेगरी में रखो। जिससे हमें आवास प्राप्त होता है उसको उस कैटेगरी में रखो। जिससे हमें फूड प्राप्त होता है उसको उस कैटेगरी में। इट वाज अ नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, कि ऑर्गेनिज्म क्या है और उससे क्या प्राप्त हो रहा है, ये सब बाहर की कैटेगरी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नॉन साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन था वो बदल गया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर साइंटिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म का फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, कि बाहर के फीचर्स क्या है। अब बाहर से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के पहचान सकते हो वेदर इट इज एनिमल और प्लांट, बट इंटरनल फीचर्स भी देखो कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सेल में सेल वॉल है या नहीं है, उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, ये सब उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसकी डीएनए सीक्वेंस कैसी है तो इसके आधार पर फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन हुआ। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम आया उसका नाम दे दिया टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम। अब टू किंगडम सिस्टम को भी डायरेक्ट नहीं दिया गया था। टू किंगडम सिस्टम को देने से पहले कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप आया जिनका नाम था एरिस्टोटल और प्लेटो, ठीक है। तो टू किंगडम सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको दो साइंटिस्ट के बारे में बताता जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम से पहले कुछ एनिमल्स को डिवाइड किया था, प्लांट्स को डिवाइड किया था। एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल और प्लेटो, एरिस्टोटल और प्लेटो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइड किया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो प्लांट्स है, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनको उन्होंने हैबिटेट के आधार पर डिवाइड किया।
हैबिटेट और हैबिट के आधार पर डिवाइड किया। यानी प्लांट्स हैबिट के आधार पर, आवास के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स थे इनको आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिवाइड किया। आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिवाइड किया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम बाद में आराम से बता सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को हैबिटेट के आधार पर और एनिमल्स को जो है वो आरबीसी के आधार पर जो है वो डिवाइड किया। आरबीसी के आधार पर डिवाइड किया। अब हैबिटेट का मतलब होता है आवास। आवास के आधार पर प्लांट्स उन्होंने कहा कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब और एक होता है ट्री। तो इन्होंने कहा कि धरती पर प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, एक हर्ब, एक श्रब और एक ट्री। इसी प्रकार एनिमल्स को उन्होंने आरबीसी के आधार पर डिवाइड किया था। उन्होंने कहा कि धरती पर आरबीसी के आधार पर 2 एनिमल्स है, एक जिसमें आरबीसी एब्सेंट है, एक जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है। जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उनको कहते हैं एनिमा। उनको क्या कहते हैं, एनिमा। और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको कहते हैं इनिमा। उनको हम इनिमा के नाम से जानते हैं। जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उनको एनिमा कहते हैं, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको इनिमा कहते हैं। अब जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उनको एनिमा कहते हैं, तो उसमें इन्होंने रखा इनवर्टिब्रेट्स को, यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी थे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल्स थे उनको नाम दे दिया इनवर्टिब्रेट्स, और उसको किस में रखा गया, एनिमा में। और इसी प्रकार इनिमा में किसको रखा गया, वर्टिब्रेट्स को रखा गया। रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और उसको इन्होंने किस में रखा, उसको इन्होंने रखा इनिमा में। इस तरह से शुरुआत के अंदर एरिस्टोटल और प्लेटो ने एक क्लासिफिकेशन बताया, और इसी क्लासिफिकेशन से प्रेरित होकर के 2 किंगडम सिस्टम दिया गया लीनियस के द्वारा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहला जो किंगडम सिस्टम आता है, जो चैप्टर की शुरुआत से मैंने बताया था, वो होता है 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम का मतलब ऐसा किंगडम सिस्टम जिसमें शुरुआत के अंदर 2 ही जो है किंगडम आए थे। एक किंगडम को नाम दिया प्लांटी और एक किंगडम को नाम दिया एनिमेलिया। तो हमारे पास एक किंगडम है जिसका नाम है प्लांटी और एक किंगडम है जिसका नाम है एनिमेलिया। ठीक है, ये किंगडम सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि धरती पर जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे लोकोमोशन करते हैं। यानी ये समझो कि इन्होंने जो प्लांटिक किंगडम के अंदर किसको रखा था, प्लांट्स को रखा था। और प्लांट्स को 2 कैटेगरी के आधार पर, 2 कैरेक्टर के आधार पर रखा था। एक तो इन्होंने कहा कि सभी प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, दूसरा सारे के सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम किसके बेसिस पे किया था। तो हमने कहा कि 2 किंगडम सिस्टम जो है उसमें प्लांटी और एनिमल्स की बात करें तो प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा, और किस बेसिस पे रखा, सभी प्लांट्स में सेल वॉल होनी चाहिए और सभी प्लांट में फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया भी इसमें रखा गया क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, और प्लांट्स को भी इसमें रखा गया, तो जिसके पास सेल वॉल है उन सबको इसमें रखा गया। इसी प्रकार एनिमेलिया में उन्होंने 2 कैरेक्टर बताए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते हैं, यानी वो गति करते हैं, जो चलते फिरते हैं, उनको एनिमल कहेंगे। फिर भले वो एनिमल्स बड़ा एनिमल हो या छोटे एनिमल जैसे अमीबा हो, प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सबको इसमें रखा गया। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एनिमल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी वो किसी भी प्रतिक्रिया का, किसी भी उद्दीपन का जवाब दे सकते हैं, अनुक्रिया दर्शा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स को उन्होंने 2 कैटेगरी, 2 कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड किया। अब प्लांट्स में उन्होंने किस किस को रखा, प्लांटिक किंगडम में किस किस को रखा, तो देखो अगर हम प्लांटिक किंगडम की बात करते हैं तो प्लांटिक किंगडम में इन्होंने प्लांट्स को रखा, और प्लांट्स तो आपको पता ही है, जितने भी एल्गी है, शैवाल, वो सब इसमें रखे गए। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे एल्गी, जैसे फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और सिर्फ इनको ही नहीं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडो मोनास, जैसे यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और इवन बैक्टीरिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, इन सब को प्लांट में रखा। इन्होंने ये देखा ही नहीं कि इनमें से कई ऐसे प्लांट है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है, इन्होंने ये चीज़ देखी नहीं कि इनमें से कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल सिंगल सेल है या जिसके अंदर मल्टी सेल कंडीशन है। इसमें कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं, मतलब इन्होंने ये कैटेगरी भी देखी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। इन्होंने इन चारों नाम को, मतलब इन कैटेगरी को देखा ही नहीं। इन्होंने बस ये देखा कि जो भी सेल वॉल वाला है और फोटोसिंथेसिस करता है वो सारे प्लांट है। अब इन्होंने ये नहीं देखा कि इनमें से कई प्लांट ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक है और कई ऐसे भी है जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो कैरेक्टर अलग होना चाहिए। आज हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखते हैं, पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। मतलब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिर्फ सेल वॉल और फोटोसिंथेसिस के आधार पर दिया। बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इस चीज़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये इनकी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी भी थी। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन था, ये समझो इनकी एक लिमिटेशन थी। इसी प्रकार एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के अंदर भी इन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को साथ में रखा। जैसे बात करते हैं एनिमल्स की, तो इन्होंने एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों को साथ में रखा। कैसे रखा था साथ में, तो देखिए इन्होंने एनिमलिया के अंदर एनिमल्स को तो रखा ही था। एनिमल्स जैसे ह्यूमन है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मछलियाँ वगैरह जो है, ये सब तो है ही, इनको तो रखा ही था, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अमीबा को भी इसमें रखा, अमीबा को भी इसमें रखा, पैरामीशियम को भी इसमें ही रखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम, जिसको आज हम प्रोटिस्टा में मानते हैं, उसको उन्होंने इस किंगडम में रखा। तो ये लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने 2 कैटेगरी के आधार पर एनिमल को कैटेगराइज किया और 2 कैरेक्टर के आधार पर जो है वो प्लांट्स को कैरेक्टराइज किया। उसके बाद में धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ा और फिर 2 किंगडम सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम आया 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम, अब 3 किंगडम सिस्टम के अंदर वो 2 किंगडम तो वो पहले से थे। 3 किंगडम सिस्टम में ये समझो कि एक किंगडम सिस्टम नया आया जिसका नाम दे दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टा। 3 किंगडम सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा किंगडम सिस्टम जिसमें टोटल 3 किंगडम है। अब 2 किंगडम तो वो पहले वाले ही हैं जिसका नाम था प्लांटी और एनिमलिया, लेकिन एक नया किंगडम और आया। जैसे पहला किंगडम यहाँ पर लिनियस ने एक किंगडम सिस्टम का नाम दिया था एनिमलिया, और लिनियस ने एक किंगडम सिस्टम का नाम दिया था प्लांटी। ठीक है, लेकिन इन 2 किंगडम सिस्टम के अलावा यहाँ पर एक और किंगडम सिस्टम रखा गया जिसका नाम था मोनेरा। तो अब 3 किंगडम सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है कि नया किंगडम सिस्टम जो है वो कौन सा था? सॉरी, मोनेरा नहीं, उल्टा लिख लिया। 3 किंगडम सिस्टम में जो नया किंगडम सिस्टम है उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो 3 किंगडम सिस्टम में पहली बार नाम है, और ये नाम जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था हिकल। इसका मतलब हिकल वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज 3 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो हिकल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया और इन्होंने एक नया किंगडम नाम दे दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। और एक और मजे की बात कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको सबको जो है प्रोटिस्टा में रखा। मतलब हमने ये कह दिया कि हिकल का कहना ये था कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो या भले ही वो यूकैरियोटिक हो, पर जो यूनिसेलुलर है तो उनको इस कैटेगरी में रखो। जैसे इन्होंने कई एल्गी को ले लिया और इसमें रख दिया। कई एल्गी यूनिसेलुलर होती है जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ठीक है ना, तो कई एल्गी को इसमें इन्होंने रख लिया। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद में यूग्लिना, उसके बाद क्लोरेला,
उसके बाद डाइटम्स वगैरह जो है, इन सब एल्गी को जो कि यूनिसेलुलर थे उनको इसमें रखा गया। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल है जो यूनिसेलुलर है उसको भी इसमें रखो, जैसे अमीबा जिसको पहले एनिमल में रखा गया था वो यूनिसेलुलर था तो उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद में ईस्ट, फंजाई जो होती है ईस्ट, उसको भी इसमें रखा गया। स्लाइम मोल्ड, उसको भी इसमें रखा गया। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हिकल दे प्रपोज प्रोटिस्टा टर्म and they classify organism on the basis of cell structures, whether it is unicellular or multicellular, and they placed all organism which are unicellular in organization, they placed all organism into protista, और उन्होंने उन सबको किसमें रखा, प्रोटिस्टा में रखा। ये था थ्री किंगडम सिस्टम। अब प्लांटी किंगडम में तो प्लांट्स आते ही है और एनिमलिया किंगडम में तो एनिमल्स आते ही है। बस इस प्लांटी और एनिमलिया किंगडम में वो प्लांट और एनिमल जो एक सेल से बने थे, एक कोशिका थे, उन सबको किसमें रखा, प्रोटिस्टा में रखा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था वॉन नील और कोपलैंड। वॉन नील और कोपलैंड, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने फोर किंगडम सिस्टम जो है वो प्रपोज किया। और इस फोर किंगडम सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक शब्द यूज किया जिसका नाम था मोनेरा। और ये मोनेरा शब्द जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें से एक साइंटिस्ट थे डॉगहर्टी और एक साइंटिस्ट थे एलन। ठीक है, तो डॉगहर्टी और एलन ने एक शब्द दिया था मोनेरा, और उस मोनेरा का शब्द का जो उपयोग है वो फोर किंगडम सिस्टम में वॉन नील और कॉपलैंड ने अपने क्लासिफिकेशन में किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने फोर किंगडम सिस्टम बनाया। और वो फोर किंगडम सिस्टम क्या बनाया, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म के टोटल किंगडम चार होते हैं। पहला किंगडम तो वही था लीनियस के अकॉर्डिंग एनिमेलिया। दूसरा किंगडम लीनियस के अकॉर्डिंग कौन सा था, प्लांटी। तीसरा किंगडम हिकल के अकॉर्डिंग कौन सा था, प्रोटिस्टा। ठीक है, और चौथा किंगडम अब वॉन नील और कॉपलैंड ने दिया जिसका नाम था मोनेरा। और इन्होंने अब एक नई बात बताई कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक है, बिना न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको हम मोनेरा में रखेंगे। यानी कितनी बड़ी बात है कि पहले यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उन सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया था टू किंगडम सिस्टम। फिर आया थ्री किंगडम सिस्टम जिसमें यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से अलग किया। उस समय ये ध्यान नहीं रखा कि प्रोकैरियोटिक कौन से और यूकैरियोटिक कौन से, बस साथ में रखा। अब डेवलपमेंट आया, मोनेरा किंगडम आया, और उसके अंदर इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन साफ साफ कहता है कि मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनमें जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। और प्लांटी और एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर नहीं होकर के कैसे मल्टीसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर हमेशा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्लासिफाई हो गए। अब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को किस में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल से बना है और न्यूक्लियस उसमें होता नहीं है, तो बैक्टीरिया को हम इसमें रखेंगे। अगर हम बात करते हैं अमीबा की, प्रोटिस्टा, अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा को किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर। अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की तो इसमें रखा जाएगा।
अगर हम बात करते हैं यूग्लिना की तो इसमें रखा जाएगा। इसी प्रकार डाइटम्स इसमें आ जाएंगे क्योंकि एक सेल से बनते हैं यूकैरियोटिक है। क्लेमाइडोमोनास इसमें आ जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा कई ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे, जैसे कि हम बात करते हैं जितने भी स्लाइम मोल्ड्स है, फंजाई, ईस्ट वगैरह है, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है उसको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने 4 किंगडम सिस्टम को कंप्लीट किया और उसके बाद में फाइनली आया 5 किंगडम सिस्टम। फाइनली आया 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो देखो सारे ऑर्गेनिज्म को तो 4 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग रख दिया है। अब 5 किंगडम सिस्टम की वैसे तो जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म को हमने जब अच्छी तरीके से डिटेल में और 4 किंगडम सिस्टम में रख दिया है तो सच बताऊं तो हमें 5 किंगडम सिस्टम की जरूरत ही नहीं है ना। एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको इस कैटेगरी में कहीं छोड़ा हो। सब कैटेगरी में सब तरह के एनिमल्स, प्लांट्स को और हर तरह के ऑर्गेनिज्म को हमने रख दिया है। तो 5 किंगडम सिस्टम की जरूरत नहीं थी। फिर भी 5 किंगडम सिस्टम को आपने देखा होगा किताबों में कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो किंगडम सिस्टम माना गया है, यानी वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो है वो 5 किंगडम सिस्टम है। तो मेरे अगले लेक्चर में ये बताऊंगा कि ऐसी क्या नीड हो गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 5 किंगडम सिस्टम को जो है आगे प्रपोज करना पड़ा और 5 किंगडम सिस्टम को आगे लाना पड़ा। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो अभी भी 4 किंगडम सिस्टम में नहीं आ रहे थे या आ रहे थे लेकिन वो गलत तरीके से प्लेस्ड किए गए थे और उसकी वजह से 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किस बेसिस पे दिया गया था और कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और उसमें क्या कैरेक्टर थी। इन सब के बारे में मैं अगला लेक्चर शुरू करूंगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम और साथ ही साथ मोनेरा में बैक्टीरिया को डिटेल में जो है मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।